आज जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, प्राग और अधऐतिहासिक काल के हम बारे में बात करेंगे। जैसे आप सभी को ये सर्वविदित है कि उत्तराखंड जो है हमारा हिमालय की गोद में ये बसा हुआ उत्तराखंड राज्य अपनी क्या है, जो प्राचीनतम अगर कहें जो उल्लेख है, चाहे इसका जो उल्लेख हमें बेसिकली हमें देखने को मिलता है वो रामायण हो गया, महाभारत से मिलता है। देखिए जो रामायण है ना, रामायण काल में भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। जब यहाँ से स्वर्ग की यात्रा में जब ये गए थे तो यहाँ पर हमें इन तमाम चीज़ों का उल्लेख देखने को मिलता है। और साथ ही अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे महाभारत के एक वन पर्व है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा महाभारत की वन पर्व में किस चीज़ का जिक्र है, किस यात्रा का जिक्र है। आपको पता होना चाहिए गंगा द्वार जो हरिद्वार है और साथ ही केदारनाथ भिंग तुंग करके है, इसकी यात्रा का क्या है वर्णन मिलता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है गंगा द्वार हरिद्वार से केदारनाथ तक की यात्रा का वर्णन किस प्राचीनतम ग्रंथ में मिलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो महाभारत के वन पर्व में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, आवाज आ रही है ना। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे इसका वर्णन मिलता है। और इसी खंड में अगर कहें, इसी खंड में जो बद्रीनाथ का वर्णन और लोमस ऋषि के जो साथ जो पांडवों की अगर हम बात करें तो वह पर्वतीय राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। और जब बद्रीनाथ की जब हम बात करते हैं, जब बद्रीनाथ का भी वर्णन आपके महाभारत के ये वन पर्व में मिलता है। जब यहाँ पर पांडव आए थे तो हमने ये कहा था कि इसी खंड में अगर हम देखें जो उत्तराखंड का जो ये गढ़वाल वाला जो क्षेत्र मानस खंड की जब हम बात करते हैं तो इस मानस खंड में बद्रीनाथ का हमें वर्णन मिलता है। और जो लोमस ऋषि थे, लोमस ऋषि के साथ क्या आए थे, पांडव इस क्षेत्र में यात्रा में थे वो, और पर्वतीय राज्य की यात्रा में ये निकले थे। और कहते हैं कि स्वर्ग की यात्रा भी यहीं से आपके युधिष्ठिर ने यहीं से स्वर्ग की यात्रा करी थी। तो ये तमाम चीजें आपको ये ज्ञात होनी चाहिए कि इसी खंड से या इसी भूभाग से उसने क्या की थी, आगे की यात्रा में वो निकले थे। और देखिए अगर हम कहें उत्तराखंड में जो पुराण थे, पुराणों में उत्तराखंड के कई स्थलों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब कौन कौन से जो स्थल थे जिनका हमें वर्णन देखने को मिलता है, अगर देखें विष्णु पुराण था। विष्णु पुराण में तो जो भारतीयता की अगर हम कहें पहचान को ही हिमालय से जोड़ा गया है। देखिए विष्णु पुराण अगर उठाओगे, विष्णु पुराण में बेसिकली जिस पे सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया था, उत्तराखंड के जो पहचान को जो जोड़ा गया था वो हिमालयी राज्यों से, इसको कहीं ना कहीं हिमालय से जोड़ते हुए देखा गया था। और कालिदास ने अगर देखें, कालिदास इस क्षेत्र को देवतुल्य बताया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा इतिहासकार था या कौन सा वो लेखक था या कौन सा कवि था जिसने हिमालय राज्य को देवतुल्य के रूप में संज्ञा दी है, तो वो कोई और नहीं, वो कालिदास ये था। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर बना। और इसके आधार पर अगर देखें, इनके अनुसार देखें, कालिदास के अगर उनके आधार पर देखें तो ये जो क्षेत्र था, जगमगते जो रत्न थे वो दुर्लभ जीवन औषधि का भंडार है। बेसिकली अगर हम देखें उत्तराखंड के अगर हम देखें जो पर्वतीय अंचलों में जितने भी जनपद बसे हैं, जो यहाँ पर अगर आप देखोगे कई ऐसी जड़ बूटियाँ, ऐसी दुर्लभ प्रजातियाँ हमें देखने को मिल जाती हैं जो कहीं ना कहीं वो संजीवनी बूटी के रूप में कार्य करते हैं। और जगमगाते रत्न अगर कहीं यहाँ पर बहुत ढेर सारे मिलते हैं। और दुर्लभ जीव जंतु और उनके जो औषधि पौधे यहाँ से मिलते हैं। कहते हैं कि रामायण में जब वर्णन आता है, जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे तो इसी क्षेत्र से हनुमान जी ने क्या करा था, संजीवनी बूटी का जो पर्वत था इसी क्षेत्र से, वो उत्तराखंड के क्षेत्र से ही इसी क्षेत्र से ले गए थे। तो ये कहीं ना कहीं पौराणिक कथाओं में हमें देखने को मिलता है। और अपनी प्रसिद्ध कृति सुकुमार संभव में कालिदास ने हिमालय का वर्णन किया है। कभी क्वेश्चन बनता है कि कालिदास ने हिमालय का वर्णन किस में किया गया है, तो आपको कुमार संभव में इसका वर्णन मिलता है हमें हिमालय का। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे तुष्टा दिशि देवाम हिमालय नागधीराज पूर्वोसो, तो या जो भी ये संस्कृत में लिखा है तो इसका अगर हम देखें अर्थ है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि कहता है कि साहित्य स्रोत मुख्यतः उत्तराखंड के ऐतिहासिक और
मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जितने भी अगर हमें साहित्य स्रोत देखने को मिलते हैं, तो साहित्य स्रोत की जब हम बात करते हैं तो साहित्य स्रोत में हमें उत्तराखंड के जो बेसिकली हमें अगर बात करें तो इस क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं जो ऐतिहासिक जो स्रोत हमें देखने को मिलते हैं, चाहे हमें किसी किताबों के माध्यम से मिले हैं या फिर हमें ग्रंथों के माध्यम से मिले, तो कहीं ना कहीं ये इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया, मध्यकालीन से भी ये संबंधित ये माना गया है। तो ये बहुत ज़्यादा मार्मिक है अपने आप में, तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि इससे पूर्व इस क्षेत्र में किसी प्रकार की बस्ती नहीं रही है। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड में जो हमें चाहे ऐतिहासिक कालखंड में जो हमें पौराणिक जो स्रोत हमें साहित्य स्रोत जो मिले हैं, चाहे वो किताबों के माध्यम से मिले हों या अन्य किसी माध्यम से मिले, इसका मतलब नहीं है कि इन्हीं तक सीमित था। इसके अलावा भी हमें कई ऐसी चीज़ें इस भूभाग में देखने को मिलती है। देखिए, इस भूभाग की अगर बात करें तो पर्वतीय संस्कृति को जानने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत हमें देखने को मिलता है वो पुरातात्विक स्रोत पर ही हम निर्भर हैं। अगर हम बेसिकली उत्तराखंड को अगर हम डिस्कवर करें ना, अगर जितने भी अगर मान लीजिए दो पल के लिए हम जो पौराणिक जो ग्रंथ हैं या जो हमें जो साहित्य स्रोत जो हमें मिले हैं, अगर हम उसको एक तरफ रख दें तो उससे ज़्यादा मार्मिक जो कहें सत्यता पर जो आधारित जो घटनाक्रम जो हमें देखने को मिलता है वो आपका किससे मिलता है, जो पुरातात्विक जो स्रोत किए गए हैं उस पर हम ज़्यादा निर्भर होते हैं, जिससे हमें खुदाई के दौरान जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई, मान लीजिए खुदाई के दौरान हमें कप मार्क से मिले या फिर हमें गुफाओं में हमें चलचित्र प्राप्त हुए, इस क्षेत्र में हमें आदिमानव के रहने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये तमाम चीज़ें किस खंड में मिलता है हमें, ये पुरातात्विक स्रोत के आधार पर हमें इस क्षेत्र में हम निर्भर है। और इन अवशेषों से अगर हम देखें तो उत्तराखंड के जो प्राग और गात करके है, तो ऐतिहासिक प्रा और गात ऐतिहासिक संस्कृतियों का हमें प्रागैतिक है, ऐतिहासिक संस्कृतियों का हमें कहीं ना कहीं झलकियां हमें देखने को मिलती हैं। अब झलकियां कैसी मिलती हैं, देखिए हमने यहाँ पर आपसे बात करी थी कि यहाँ पर हमने क्या बात करी कि उत्तराखंड को हमने दो कालखंडों में विभाजित करा, एक प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल की बात करें। अब हम जो बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करें। देखिए, ये इस कालखंड के बारे में बात करें, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो यह देखिए हमने इसके PDF है, हस्त निर्मित नोट्स हैं, इसको थोड़ा ध्यान में। पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी के कारण राज्य के अध ऐतिहासिक काल के जो प्रमुख स्रोत विभिन्न धार्मिक पौराणिक ग्रंथों में हमें देखने को मिलते हैं। इसी कारण इस कालखंड को हम पौराणिक काल की संज्ञा हमने इसको दी है, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि इस काल का विस्तार द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व ऐतिहासिक काल तक माना जाता है। देखिए, अगर हम अध ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो ये कहता है कि जो ये कालखंड था इसका विस्तार तृतीय और चतुर्थ जो ईसा शताब्दी से क्या होता है ऐतिहासिक काल तक ये माना जाता है कि ऐतिहासिक काल तक का हम मान जाते हैं, इतिहास के काल तक का माने। और इस युग में लोगों को धातु का ज्ञान, लौह ताम्र या धातु या कृषि या फिर पशुपालन और ग्रामीण और नगरीय सभ्यता का ज्ञान इस कालखंड में हो गया था। अब थोड़ा सा मैंने इसलिए इसको दिखाया था तो कि आपको समझ में आ जाएगा। अब हम अपने मूलतः अपनी जो PDF है उस पर चलते हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो इस कालखंड की अगर बात करें, इस काल की संस्कृति का भास सर्वप्रथम अगर दें, भास का मतलब होता है कि इसकी जानकारी की बात करते हैं, तो इसकी जानकारी सर्वप्रथम उपकरणों से, जो उपकरण थे उससे हमें प्राप्त होता है। अब जैसे उपकरण कौन से थे, अब हम कहते हैं कि कौन से उपकरण जिनका उपयोग मानव ने अपने विकास के विभिन्न चरणों में किए। अगर हम देखें मानव की सभ्यता का जब शुरुआती दौर जो रहा, तो उसने अपने को सरवाइव करने के लिए किस प्रकार से चीज़ों को प्रारंभ किया, क्या क्या चीज़ें उसने उस समय की, तो उसमें सारी चीज़ें इसमें पता चल जाता है कि जिसका प्रयोग मानव ने अपने विकास के विभिन्न चरणों की कौन कौन से चरण रहे। हम अगर कहें नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, अलग अलग जो कालखंड आए, तो उन कालखंडों के हम बारे में बात करेंगे। तो इन जो विभिन्न चरण थे, इन उपकरणों में हस्त कुठार
एक्स, जो हैंड एक्स कहते हैं। तो जो हस्त कुठार मतलब एक पत्थर जैसा, जो कुल्हाड़ी जैसी, इसकी हम बारे में बात करें। चॉपर था, फ्लैक्स थी या स्कैपर थे आदि का क्या था, मुख्य रूप से कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? ये आपके प्राऐतिहासिक कालखंड में हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कि उत्तराखंड में, याद रखें यहाँ से चीजें बन रही हैं। उत्तराखंड कालसी जो आपके देहरादून क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अलकनंदा घाटी तथा पश्चिमी रामगंगा घाटी से इनका क्या है, कहीं ना कहीं इन उपकरणों का हमें कहीं ना कहीं प्राप्त हो। देखिए हम कहते हैं, अगर देखिए जो कालसी है, जो अलकनंदा नयार, जो पश्चिमी जो ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है हरिद्वार का, जैसे हम अगर बात करें जो बादराबाद है वहां पर भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम पश्चिमी नयार की बात करते हैं तो ये आपके जो ये अलकनंदा की पश्चिमी नयार वाली जो घाटी है, इस घाटी से ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ऊपर का जो क्षेत्र आता है, तो ये जो क्षेत्र है आपका उत्तरकाशी पौड़ी, ये वाला क्षेत्र है। जैसे हम कहते हैं चकुटिया हो गया, अल्मोड़ा हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, और साथ ही बागेश्वर वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम कहीं ना कहीं जानते हैं। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पश्चिमी रामगंगा घाटी, जो पश्चिमी रामगंगा घाटी के इर्द गिर्द जितने भी क्षेत्र रहे होंगे, इन क्षेत्रों से हमें उपकरण प्राप्त होते हैं। राज्य में कई ऐसी कंदराएं हैं, कंदराओं का मतलब ऐसे जो गुफाएं हैं, गुफाओं के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कंदराएं हैं और सहज जो शिलाएं हैं, जो पत्थरों में जिनको चीजों को उकेरा गया होगा, उनकी हम बात करें तो उनके अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। अब निम्न पर्वत श्रृंखलाओं में उखल जैसे गड्ढे, जिन्हें पुरातत्व कप मार्क्स भी कहते हैं। अगर आप देखोगे, मुझे इसका एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, ये बता सकती हैं बेटा, क्या बोलते हैं गुंजन, ये इसको बता सकते हो कि इसमें कह रहा है कि निम्न पर्वतीय श्रृंखलाओं में उखल जैसे गड्ढे, जिन्हें पुरातात्विक कप मार्क्स भी कहते हैं, इसके बारे में कुछ जानती हैं? जी सर, जो घर में ओखल होते हैं, इसमें धान कुटते हैं, वो मतलब कब मार्क्स से होते हैं। मैं आपको बता दूं, ये आपके जो आपका जो क्षेत्र है, आपके क्षेत्र में जो आप लोग कहते हैं कि ये मुनिया ढाई जो आप बोलते हो, तो यहाँ पर जो सात उखल जो यहाँ पर वो गए हैं, वो कहते हैं उसको पांडवों का कहते हैं। वो पांडव कुछ नहीं, एक दंत कथा है। तो बेसिकली इस क्षेत्र में भी आपके जो ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो सात उखल एक ही पत्थर में जो एक शीट में जो दिखाई देते हैं, तो वो उस समय जो इस क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं हमें ये वो जो चीजें प्राप्त होती, तो इस क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं उस समय आदि मानव इस क्षेत्र में विचरित किया होगा। अगर मैं कहूँ उत्तराखंड के जो चौखुटिया वाला जो क्षेत्र है, या कहें दोराहाट का जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक में एक स्थान पड़ता है आपका जालनी क्षेत्र पड़ता है। जालनी के में भी बहुत ढेर सारे कप मार्क्स हमें देखने को मिलते हैं। सर्वप्रथम जो कप मार्क्सों को जो हमें देखने को प्राप्त हुए, जिसकी डिस्कवरी हुई, जिसकी खोज हुई थी, वो आपके देवी धुरा में जो यशोधर मठपाल और एमपी जोशी अगर कहें, तो वहाँ पर एक रॉबर्ट विट करके कुछ एक अंग्रेज था, तो उसने भी इन कप मार्क्सों को सर्वप्रथम जो खोजा गया था, वो खोजे गए थे आपके देवीधुरा क्षेत्र में। सबसे पहले कप मार्क्स को खोजे गए हैं। जो आपके जो क्षेत्र में जो कप मार्क्स मिले हैं, वो कोई पांडवों की इत्यादि नहीं है, वो आपके आदि मानव द्वारा वो खोजे गए। तो कप मार्क्स किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि अन्य अभ्यर्थियों को अगर पता नहीं होगा, जो घरों में जो आपने देखा पर्वतीय अंचलों में जो उखल होते हैं, जिसमें धान इत्यादि गेहूं को कूटा जाता है, तो उसको उखल बोला जाता है। तो उसी को कप मार्क्स ये कहा जाता है। तो इन चीजों का हमें जब चीजें मिली, पत्थरों में तमाम अलग अलग चीजें मिली, तो पहले से इनको बनाने का रीजन क्या था। पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि पर्वतीय अंचलों में जो ये कप मार्क्स बनाने का उद्देश्य क्या था, कोई बताएगा मेरे को? कोई बताएगा? जिसे भी आता है बताइए। चलिए गुंजन, आप बताओ क्यों बनाए गए थे ये? अनाज कूटने। देखिए उस टाइम पे जब ये कप मार्क्स को बनाया गया था, उस समय उतना ज़्यादा नवपाषाण काल में जो हम कहें सभ्यता का विकास हुआ, जहाँ पर नवपाषाण काल में ही हमने खेती बाड़ी करना से सीखा और अनाज को इकट्ठा करना सीखा। तो इससे पहले ये कप मार्क्स बने थे। कहने का मतलब है उस टाइम पर जो आदि मानव ने कप मार्क्स इसलिए बनाए थे
क्योंकि उस टाइम पे किसी भी प्रकार की चीज़ें जैसे पानी को स्टोर करने की अगर हम बात करें तो उनके पास उस समय बर्तन वर्तन हुआ नहीं करते थे। तो एक जगह पे रहते तो एक कप मार्क से एक ही पत्थरों पर आपने जगह जाली वाला क्षेत्र में मैंने सुना है, वहां पर मैं गया नहीं, अब जाऊंगा विजिट करूंगा तो वहां पर प्रत्यक्ष तौर पे वीडियो बनाऊंगा। तो वहां पर कहते हैं कि एक ही पत्थर में बहुत ढेर सारे जगहों पर क्या है कप मार्क्स में, तो बरसात का पानी उसमें एक जगह पे पानी इकट्ठा करने का साधन नहीं हुआ करता था, पानी पीने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता था। तो इन गड्ढों में वो पानी इकट्ठा हो जाता था जिससे कि वो अपनी प्यास इत्यादि बुझा पाते थे, तो इसलिए इनको बनाया जाता था। फिर धीरे धीरे इसका जो प्रयोग किया जाने लगा वो अनाज कूटने के लिए, अनाज को साफ करने के लिए इत्यादि किया जाने, तो पहले जो इसको किया गया था तो ये बेसिकली पानी को स्टोर करने के लिए किया गया था। और इसी युग के अगर हम देखें, इसी युग के अगर हम अंत की अगर बात करें, अंतिम चरणों की अगर बात करें, जैसे हमने कहा विभिन्न चरण होते हैं, तो इसी युग के अंतिम चरणों में अगर हम देखें यद्यपि विभिन्न आकार के ओखलों के निर्माण का प्रयोजन मिलता है। धीरे धीरे देखिए क्या हुआ, ये कहता है कि प्रयोजन भी अभी तक इस पर से नहीं हो सका। अब प्रयोजन कैसे इस पर, बहुत से ऐसे कहानीकार हैं या कहें ऐसे हमारे जो इतिहास के पुरातात्विक जो हैं या कहें साहित्यकार हैं, हर किसी ने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरियां दी हैं। अब मैंने जो जो थ्योरी दी या कुछ किताबें पढ़ने के बाद ये पता कि जैसे मान लो यशोधर मठपाल ने कुछ अलग किया गया, एमपी जोशी ने अलग किया गया, कुछ बधोनी जी ने कुछ अलग कह दिया, तो सब की इस पर से इसमें क्या है एक जैसी मत नहीं है, हर कोई अपनी अपनी बात को सत्य करने पर लगा रहता है। तो बेसिकली अगर हम देखें, आप खुद सोचिए कि उस समय पर हमारे पास कहीं पर पानी कैरी करने के लिए कुछ चीज़ें नहीं होती थी, तो कब पानी को एक जगह पे स्टोर करने के लिए, मान लीजिए मैं इस क्षेत्र में रह रहा हूँ तो मुझे पानी की ज़रूरत है, तो मैं पानी पीने के लिए 10 किलोमीटर 3 किलोमीटर नीचे गधेरू में 2 4 5 किलोमीटर तो जाऊँगा नहीं, मुझे पानी की प्यास लगी। जिस क्षेत्र में जहाँ पर मैं निवास कर रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन गड्ढों में उस टाइम पर पानी इकट्ठा हुआ करते थे जिससे कि वो पानी की प्यास बुझाया करते, तो ये चीज़ें थी। तो इस पर से तौर पे एक प्रयोजन भी अभी तक इस पर से नहीं हो पाया कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो पर्वतों वादों और जो नदियों के जो संकट प्राप्त गुफाएं होती हैं, जो इसके जो नदियां होती हैं, तो इसके अगल बगल जो गुफाएं हमें जो प्राप्त होती है, तो यहाँ पर स्थानीय भाषा में उसको उड्यार कहते हैं। आपने देखा होगा बेसिकली उड्यार शब्द का जो मतलब होगा, जैसे जो बाहर हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में नहीं रहते हैं, जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, वो उड्यार का मतलब होता है कि जहाँ पर प्रकृति तौर पर जो निर्मित जो गुफा जैसी होती है उसको उड्यार बोलते हैं। हमने कहते हैं ना कि कुछ ऐसे आप लोगों ने सोचा कि यार वो बाघ का वहाँ पर उड्यार है, ठीक है। अभी एक गाना भी चला था गढ़वाल का, एक वो फां बागरे वाला था, उसमें भी एक उड्यार का शब्द का उच्चारण हुआ है। तो ये उड्यार का मतलब है कि प्रकृति तौर पर निर्मित शिलाएं, जो प्रकृति तौर पर जो निर्मित जो गुफाएं होती हैं उनको उड्यार कहा जाता है, जहां पर आदि मानव क्या होता है, जैसे ठंड में हो रहा है या बरसात हो रही है, बरसात में वहां पर वो शरण लिया करते थे जिससे कि वो ठंड से भी बचते थे, बारिश के पानी से भी बचते थे, तो इन्हीं को उड्यार कहा जाता था। इसके आसपास स्थित अवशेष जो हमें बेसिकली अगर देखें, जहां पर भी हमें कहीं पर भी जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो आप देखोगे नदी के तट के अगल बगल ही हमें मिला है, क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ थी, तो इसलिए आदि मानव पानी के इर्द गिर्द ही रहे। तो इर्द गिर्द की अगर बात करें तो वहीं पर हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण जो खोज हुई थी भारत में, अगर मैं कहूँ जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो हुई थी, तो वो रावी नदी के किनारे, सिंधु घाटी की नदी के किनारे बसे थे, तो वहीं जब खुदाई हुई थी तब जाके हमें वो चीज़ें प्राप्त हुई। तो इसी प्रकार से उत्तराखंड के, चाहे मैं लखुडियार की बात करूँ, किमनी गांव कहें, अलग अलग जगह जहां पर भी ये अवशेष मिले हैं, तो वो सारे नदी के तटों के इर्द गिर्द, नदी के किनारे आसपास ही ये रहे, या कहें जहां पर जलाशय रहे होंगे, तो उन्हीं क्षेत्रों में हमें सबसे ज्यादा उपकरण प्राप्त हुए। अब ये कहता है कि उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र से प्राप्त जितने भी अवशेष हैं, इन तथ्यों की पुष्टि होती है कि प्रागैतिहासिक काल में मानव इस क्षेत्र में निवास करता था। हमें तो कोई साक्ष्य हमें कैसे प्राप्त होगा। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो गुंजन से कह रहा हूं कि तुम्हारे क्षेत्र में यहां पर आदि मानव निवास करते थे, इसके पुख्ता प्रमाण कैसे मिले कि हमें यहाँ पर जो चीजें उनके द्वारा जो निर्मित की गई थी। अब आपके क्षेत्र में एक कहानी बड़ी मशहूर है, कहते हैं कि ये पांडव यहाँ पर आए थे। अरे पांडव यहीं आए थे खोली कूटने के लिए, तो थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते भैया, वो प्रागैतिहासिक काल कोई पांडव नहीं, उनके साक्ष्य नहीं मिले। हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वर इस धरती में था या उसने इस जीवन में यहाँ पर किया, तो उसके अगर ईश्वर था तो उसके महल होने चाहिए, उसके रथ होने चाहिए, उनके कुछ ऐसे अवशेष हमें देखने को मिलते हैं हमें, जिससे हमें पता चल सके कि ईश्वर भी यहाँ है।
हमें इस चीज़ के अवशेष हमें जो पुख्ता तौर पे जो हमें कहते हैं कि साइंस से इस चीज़ को अथेंटिक मानता है। हमने कहा कि उत्तराखंड में विभिन्न चाहे साहित्य स्रोत को उतना नहीं माना गया जितना कि आपके जो आपके क्या क्या कहा जाता है इसको, जो प्रागैतिहासिक, जो उसको, हाँ, इन चीजों को सरल रूप में महत्व दिया गया है। तो इसीलिए ये चीज जो हमें प्रत्यक्ष तौर पे जो हम चीजों को जो देख सकते हैं, जिसको हम हमें जो खुदाई के दौरान प्राप्त होते हैं, हम कह सकते हैं कि हाँ हमें प्रत्यक्ष तौर पर प्रमाण मिल रहे हैं। तो ये प्रमाण तमाम जगहों पर मिले। अगर हम विश्व के अन्य भूभाग में चले जाते हैं तो अन्य भूभाग में अगर हम कहें जैसे आपके मिस्र में की बात करूं, मिस्र में हमें देखने को मिलता है कि उस समय कितना ज़्यादा वहाँ पर चीज़ें रही हुई, चाहे हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो हमें अलग अलग चीज़ें देखने को प्राप्त होती हैं। अब यह कहता है कि गोरखा उडियार जो मलारी गांव से प्राप्त अवशेष एवं ओखली के अवशेष हमें प्रारंभ मानव काल की उपस्थिति के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। देखिए गोरखा उडियार की बात करते हैं। आप गोरखा उडियार अगर आप गोरखाओं से मत लेके चलिएगा, वो तो 1500 1700 1790 ईस्वी के अंतर्गत आए थे, तो उसको अभी नहीं चलेंगे। हम तो अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। अभी जब मानो कि हम शुरुआती दौर पे हम जिक्र कर रहे हैं, तो जब यहाँ पर गोरखा उडियार में जब यह कहें मलारी गांव जो है, तो इस गांव में से जब जो भूगर्भीय वैज्ञानिकों ने जब यहाँ पर खुदाई करी तो यहाँ से जो प्राप्त जो चीज़ें हुई, वहाँ पर बहुत ढेर सारे ऐसे जैसे महिलाओं के अवशेष 100 मिले थे, बच्चों के 100 मिले थे। साथ ही एक जगह पर एक पत्थरों का चट्टान लगाया था, पत्थरों के ऊपर पत्थर ऐसे करके लगाए थे। तो यहाँ पर ऐसा फील होता था कि यहाँ पर के कब्र बनाई गई थी। जब उसको खोदा गया था तो वहाँ पर हमें बहुत ढेर सारे हड्डियां प्राप्त हुई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस जगह पे कब्रिस्तान या लोग उस समय यहाँ पर रिचुअल करते थे या फिर उनको दफनाया करते थे जो उनके परिवार के सदस्य थे। और मराली गांव से अगर हम देखें जो खुदाई हुई तो वहाँ पर ओखली जैसे हमने कहा चाक हाक जो मिलते हैं तो उनके अवशेष मिलते हैं। तो हमें इस चीज़ें से उपस्थिति ये हो जाती है कि इस क्षेत्र में मानव 100% तौर पर रहा था। और मलारी गांव जो है जो चमोली जनपद का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलारी गांव किस जनपद के अंतर्गत आता है, तो ये चमोली जनपद के अंतर्गत, चमोली से अगर हम बात, जो ये गांव है चमोली, जो ये मलारी गांव से अगर हम बात करें तो 5 किलोमीटर, ये अगर हम यहाँ पे देखिए मलारी गांव में ही याद रखिएगा 5.2 किलोग्राम का यहाँ पर सोने का मुखौटा मिला था। ये जो खुदाई हुई थी 2011-12 में ये खुदाई हुई थी। ये जो खुदाई की गई थी जो गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो शोध कार्य जो बच्चे थे, जब ये शोध के लिए इस क्षेत्र में गए तो यहाँ पर कुछ जब ये शोध कर रहे थे इस क्षेत्र में, तो इस जगह पर बच्चों के किसी जो बच्चे जिसमें यहाँ पर शोध कार्य कर रहे थे, तो यहाँ पर किसी का पैर एक ऐसी कच्ची लकड़ी में पड़ा तो वो नीचे गिरी। तो वहाँ पर ये पता चला कि नीचे कुछ ऐसी हमें मकान जैसे आकृति मिली। जब वहाँ पर फिर खुदाई करी तो उससे पता चला कि इस क्षेत्र में बहुत ढेर सारे ऐसे प्रागैतिहासिक चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, जिससे ये इस पर से पता चलता है कि यहाँ पर मनुष्य बहुत उन्नत सभ्यता में रहता था, उसको हर चीज़ का ज्ञान हो गया था। और यहाँ पर एक मुकुट मिला था। यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक कबीला रहा होगा, कबीले का सरदार यहाँ पर रहा होगा, कबीले के सरदार का वो मुकुट रहा होगा। 5.2 किलोग्राम का वहाँ पर सोने का मुखौटा मिला। और देखिए एक तो ये होगा, ये बहुत दफे क्वेश्चन बना है उत्तराखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 किलो का जो सोने का मुखौटा किस जनपद से प्राप्त हुआ, कौन से स्थान से प्राप्त हुआ, मलारी गांव से, चमोली से प्राप्त हुआ। अब देखिए हुडली एक गांव है, ये हुडली किस पूछा जाता है कि हुडली किस जनपद से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तरकाशी से इसका संबंध है। यहाँ पर जो हुडली जो है, हुडली में जो शैल चित्र हमने कहा ना कि आपसे मैंने कहा कि गोरखा उडियार ये लाखों गुफा में किस प्रकार के शैल चित्र प्राप्त हुए थे, कौन से कलर के शैल चित्र प्राप्त हुए थे, बताओ बताइए हैं, गेरुए कलर के। कौन से प्राप्त हुए थे, बोलिए दोबारा बोलो। बिल्कुल सही है, जिसे गेरुआ या कहें आप लाल रंग का भी इसे कह सकते हो। तो इस कलर के हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पर ये मिले थे। अब हम हुडली में अगर बात करें तो हुडली में हमें कुछ अलग कलर के ये चित्र प्राप्त होते हैं। ये हुडली जो है उत्तरकाशी से हमें नीले रंग के शैल चित्र यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। कौन से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए, पहले याद रखिए। अब अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा जनपद कसार देवी है, कसार देवी अल्मोड़ा से अगर हम बात करें 14 किलोमीटर
सॉरी सॉरी जो कसार देवी जो है क्षेत्र है, अल्मोड़ा से अगर हम अल्मोड़ा जो मुख्यालय है, अल्मोड़ा मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी में ये स्थित है। एक विश्व स्तर पर ये पर्यटन के लिए जाना जाता है। और अगर बात करूं, ये जो कसार देवी है अपने चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है, विश्व भर में जाना जाता है। पृथ्वी में सिर्फ 2 जगह, पूरी पृथ्वी में 2 जगह हैं। एक कैलिफोर्निया साउथ अमेरिका के दक्षिणी भाग में एक स्थान है, उसका स्थान का मुझे नाम नहीं आ रहा है, एक वो स्थान है। और एक उत्तराखंड का भारत में, ये भारत में उत्तर का सॉरी जो ये अल्मोड़ा जनपद का जो ये उत्तर का ये कसार देवी है, कसार देवी में भूकंप, ये जो ये चुंबकीय क्षेत्र वाला है, यहाँ पर माना जाता है कि इसके जो कसार देवी के जो मंदिर है, जो ये कसार देवी जिस भूभाग में स्थित है, तो इसके नीचे चुंबकीय प्लेटें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, इसके अंदर नीचे चुंबकीय प्लेटें बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर एक वो एनर्जी यहाँ से रिलीज होती रहती है। लोग यहाँ पर क्या, विदेशों से बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ पर दिन रात यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर रिसर्च करते हैं। और यहाँ पर मेडिटेशन लोग यहाँ पर ध्यान करने के लिए लोग आते हैं, इसका ध्यान केंद्रित होता है। तो विश्व भर में अगर मैं पूरी पृथ्वी में कहूँ तो 2 जगह हैं। एक तो कैलिफोर्निया आपके साउथ ईस्ट में है जो अमेरिका में, और साथ ही एक इंडिया में है। पूरे पृथ्वी में कह रहा हूं तो चुंबकीय क्षेत्र 2 जगह पर है। कसार देवी अपने इसलिए भी जाना जाता है, मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया। तो कसार देवी जो अल्मोड़ा से अगर हम कहें, 14 नृत्यकों की सुंदर शैल चित्र हमें प्राप्त होते हैं। कसार देवी के अगर नीचे थोड़ा सा आप बढ़ोगे आगे तो वहां पर एक बहुत बड़ा चट्टान है, तो वहां पर नृत्यकों की बहुत सुंदर ये प्रतिमा यहाँ पर देखने को मिलती हैं, वहाँ पर निकली हैं। और इस क्षेत्र में उस समय एक जो सांप जो किसी अगर कहें जो जीव जंतु के भी यहाँ पर क्या बनाए गए हैं, चित्र इस क्षेत्र में बनाए गए हैं, ठीक है। और इस क्षेत्र से अगर बात करें, जो कसार देवी से अगर हम कहें लखुडियार जो 1 लाखू गुफा है, तो यहाँ से कम वो उसकी जो दूरी बैठती है वो बैठती है आपके 30 से 26 किलोमीटर की दूरी में ये कसार देवी से आपके लखुडियार गुफा बैठती है। और कसार देवी से हिमालय के जो मार्मिक दृश्य देखने को मिलता है, नौसैंगिक सौंदर्य अगर हम बात करें तो ये कसार देवी से देखने को मिलता है। अब बात करेंगे, हाँ एक चीज और बता देता हूँ, जो कसार देवी है, कसार देवी से 6 किलोमीटर दूरी पर आपका, कसार देवी से याद रखिएगा 6 किलोमीटर दूरी पर जो आपका बिनसर वन्य जीव विहार ये स्थित है। कसार देवी अगर आपको कभी बिनसर वन्य जीव विहार जाओगे तो उसी रास्ते में आपको कसार देवी भी मिलेगा, आपको ये तमाम चीजें देखने को मिल जाएंगी। अब बात करेंगे जो ये क्षेत्र था, इस क्षेत्र में अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें, मानव प्राय गुफाओं और कंदराओं में विश्राम करता था। हमने कहा ये तो गुफाएं होती हैं जो प्रकृति तौर पे बनी रहते हैं, कंदराएं होती हैं थोड़ा सा जैसे लाखू उडियार है, उसमें क्या है, पत्थर का एक बहुत सा बड़ा हिस्सा बाहर की तरफ निकला है जिससे कि बारिश इत्यादि से वो बचा जाता था, वहां पर वो रहा जाता। तो कंदराएं होती हैं, छोटी मोटी कंदराएं होती थी जिसमें वो शरण लिया करते थे। आपको एक चीज बता दूं, जो लाखुडियार गुफा है, लाखुडियार गुफा से ही ऊपर की तरफ जाओगे तो वहां पर आपको नौल कौन करके ऐसा कुछ क्षेत्र है, वहां पर भी आपको इतने ढेर सारे कप से जो पुरातात्विक स्रोत में कहें बहुत ढेर सारे जो उस सबसे ज्यादा जो क्षेत्र अगर मैं कहूँ जहाँ पर मानव का विचरण रहा हो तो वो आपके अल्मोड़ा जनपद रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कंदराओं में क्या करते थे, उस टाइम पे जो आदि मानव रहे थे वो यहाँ पर विश्राम करते थे। उन्होंने अपने विश्राम काल में ही इन गुफाओं का जो दीवारें थी इन पर जो आड़ी तिरछी रेखाएं से सुंदर आकृतियों का निर्माण ये किया, ठीक है। अगर मैं कहूँ जैसे अगर आप देखो, जैसे बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, आड़ी तिरछी रेखाएं, कोई डांस करते हुए दिखाया है, कोई पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया है, कोई किसी जंगली जानवर भैंसे के पीछे भागते हुए, किसी सुअर का शिकार करते हुए, तो ये दिखाया जाएगा। हम ये भी देखते हैं कि जो ये आदिमानव के जो चित्र देखने को मिलते हैं किस प्रकार के उस टाइम पे चित्र थे। यहाँ पर एक चित्र बना रहा हूँ, देख लीजिए। जो लखुडियार गुफा में जो चित्र बने हैं इस टाइप के चित्र बने हैं, याद रखिएगा ये इस टाइप के चित्र बने हैं, ठीक है, इस टाइप के चित्र बने हैं। अब जो वहाँ पर जो जानवर के जो चित्र बने हैं वो चित्र आप यहाँ पर देख पाओगे, क्योंकि
ये इस प्रकार के चित्र बनते थे वहां पर से, ठीक है। अब मान लीजिए जो ये आदमी है, ये आदमी अगर इस जानवर का शिकार करा तो ऐसा लगता है कि इसने ये भाला पकड़ के रखा है, ये भाले से इसको मार रहा है। और वहां पर कहते हैं कि 15-16 एक कतार में इस प्रकार से, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, मैं इधर पे बनाता हूँ, एक कतार बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये कतार पर इस प्रकार से 15 की जोड़ी में, ये 15-16 की 17 की जोड़ी में ये है, याद रखिएगा। जब वहाँ पर आएंगे तो उसको मैं बताऊंगा। तो ये इस प्रकार से नृत्य करते हुए एक मंडली दिखाई गई है, नृत्य करती हुई एक मंडली, इतनी लंबी मंडली है, ऐसे करके वो ऐसे करके दिखाया गया। ऐसा लगता है कि बीच में कुछ आग जली है और ये लोग चारों तरफ आग के क्या कर रहे हैं, नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो चित्र बनाए गए हैं लाखोटियार गुफा में बनाए गए हैं, याद देखिएगा। और इस युग के जो अवशेष है मानव के यात्रावार जीवन का क्या करता है, यायावार जो है उसका जीवन का क्या करता है, अभ्यास, हमें कहीं ना कहीं आभास कराते हैं, कहीं कहीं ये इस क्षेत्र में रहे, हमें कहीं फीलिंग आती है कि हाँ, हमें थोड़ा सा ये लगता है कि यार रहे होंगे, क्योंकि उनके तमाम चीज़ें, उनकी कब्रें मिलती हैं, उनकी हड्डियां हमें मिलती हैं, उनके द्वारा जो खाने के बर्तन थे वो मिलते हैं, उनके द्वारा जो दीवारों पर चित्र बनाए गए थे वो मिलते हैं, जो गुफाएं की दीवार थे उनमें आग के निशान, जो धुएं का निशान हमें देखने को मिलते हैं, तमाम चीज़ें। वह भोजन के लिए शिकार और साथ ही कंद मूल फलों पर ये निर्भर रहते थे, क्योंकि हमने पूर्व में आपसे मैंने कल क्या कहा, उत्तराखंड सभी लोगों के लिए ये आकर्षण का विषय रहा। हम अगर प्रागैतिहासिक कालखंड की अगर बात करें, मानव इस क्षेत्र में क्यों रहा, मानव को इस क्षेत्र में भरपूर मात्रा में खाना पानी इत्यादि सारी कुछ मिला है। और उनके ना ये जो क्षेत्र था ना ज़्यादा गर्म था ना ज़्यादा ठंडा था, जलवायु के कारण भी इस क्षेत्र में मानव को बहुत ज़्यादा सुविधा रही, इस क्षेत्र में हमेशा रहे। उसके बाद अगर कहूँ, जितने भी यहाँ पर अगर चंद्रवंशी राजा हो, कतूरी वंश के राजा हो, जो अलग अलग जनपदों से, जो ये अलग अलग क्षेत्रों से अल्मोड़ा की तरफ आए या कहें पिथौरागढ़ की तरफ आए, जो ये क्षेत्र रहा, तो क्योंकि पर्यटन स्थल पर भी आज ये बहुत ज़्यादा अग्रणी रहा है। अगर कहें जो प्राकृतिक नौसैनिक सौंदर्य, हिमालय दर्शन की बात करें, जड़ी बूटियों की बात करें, जो यहाँ पर वन संपदा भरपूर मात्रा में यहाँ पर रही थी, ठीक है, चाहे वो सोने की बात करें या फिर यहाँ खनिजों की बात करें, अयस्कों की बात करें, यहाँ भरमार ये रही थी। तो ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर वाला था। मुगल आए, मुगलों के बाद हम कहें गोरखाओं का आगमन रहा, फिर जाके अगर हम बात करें तो ब्रिटिशरों का आगमन। ब्रिटिशर क्यों आए इधर, ब्रिटिशरों को बेसिकली अगर पूरे भारत में इन्होंने कब्जा कर लिया था, तो उत्तराखंड ऐसा कौन सा ये क्षेत्र है, जैसे हिमाचल में रहे, अगर बिहार, पूरे इंडिया में तो उन्होंने कब्जा कर लिया, मगर सबसे ज्यादा जो डेस्टिनी पॉइंट उनका जो रहा वो उत्तराखंड ही क्यों रहा। उत्तराखंड ही इन्होंने अपना बहुत शानदार, जो कहें अगर उनकी जो एक सपने जैसे जो रही, चाहे हम नैनीताल को जिन्होंने पीटरसन बैरसनजन ने खोजा, वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे जो स्थापत्य कला के भवन बनाए या अलग अलग चीज़ें जो करी, तो हमेशा यहाँ की जो वादियाँ रही ना, चाहे वो मुगल रहे हों, चाहे वो बाहरी आक्रमणकारी रहे हों, चाहे वो कतूरी, जितने भी यहाँ के सम्राट रहे हों, उनको हमेशा इस वादियों ने अपनी ओर खींचा है। आज भी हर, चाहे अगर मैं कहूँ, चाहे आपके पंजाब के हों या फिर भारत के किसी भी कोने की अगर बात करते हैं, हर कोई क्या करता है, इस क्षेत्र में आता है, क्योंकि ये क्षेत्र देवभूमि के रूप में भी कहा जाता है, यहाँ पर सैन्य भूमि के रूप में भी कहा जाता है। तो यहाँ प्रकृति तौर पे जो वन संप्रदाय है यहाँ के, जो अगर कहें अब बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ के जो हिमालय दर्शन के लिए भी आते हैं, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर तो इस क्षेत्र को बहुत डिस्कवर करने के लिए चाहे हेली सेवाओं का भी प्रयोग करें, चाहे हमारे अगर कहें तिब्बत जैसे क्षेत्र का कहें, जो ये आपका आदि कैलाश जैसे जो क्षेत्र इस क्षेत्र में पड़ते हैं, तो ये हमेशा ये आकर्षण का केंद्र रहा। और ये देखिए, और यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों की प्राप्ति रही। मैंने कहा कि मिट्टी के बर्तन प्राप्त के संकेत हमें मिलते हैं, और साथ ही ये जो युग रहा, इस युग में आग से परिचय हमें कहीं ना कहीं हो गया था। अब इस क्षेत्र में, जब उत्तराखंड के क्षेत्र में जब ये आदि मानव रहे, तो इस क्षेत्र में इन लोगों को कहीं ना कहीं आग की जानकारी कहीं ना कहीं प्राप्त हो गई थी। हाँ, कि आग किस प्रकार से जलाते हैं, क्योंकि आग का हमें इसलिए हम ये कह रहे हैं, क्योंकि जब आप इनकी जो गुफाएं मिली थी, गुफाओं के अगर छत देखोगे तो छत में बहुत ढेर सारे जो आग जलाई के जो धुआं होता है, उस वो धुएं का, कोयले का प्रयोग किया गया था। और साथ ही बर्तनों में जो बर्तन मिले थे मिट्टी के थे, उनमें भी नीचे से राख वो काला लगा था। तो इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें रही थी। अब देखिए
क्वेश्चन बनता है, अब बात कर रहे हैं ये है कि सुपिया नदी के बाएं तट पर स्थित है लघु प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की दिशा में सर्वप्रथम खोजी गई थी। देखिए अगर हम बात करें, याद रखिएगा क्वेश्चन बना आता है, बहुत दफे क्वेश्चन पूछा, अगर आपने वन लाइनर क्वेश्चन भी पढ़ा होंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का जो गैलरी किसे कहा जाता है। गैलरी एक शब्द आता है, अगर चित्रों का संग्रहालय जिसे कहा जाता है, वैसे चित्रों के संग्रहालय नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है कि बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए जो शैल चित्रों की गैलरी किसे कहा जाता है, वो कौन सा क्षेत्र है। तो याद रखिएगा, चाहे वो चित्रशाला पूछे जाए या फिर वो गैलरी पूछे जाए, तो वो आपका लाखों उडियार गुफा है, जहां पर विभिन्न प्रकार के तमाम चित्र, सबसे ज्यादा जो चित्र देखने को मिलते हैं वो लाखों उडियार में ही मिलते हैं। सर्वप्रथम इसकी खोज राज्य में पहली दफे इसकी इन्हीं की खोजी। इस गुफा के चित्रों में तीन रंगों का प्रयोग हुआ है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है वह कौन सी गुफा है जिसमें 3 रंगों का प्रयोग किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ये सुपिया नदी के जो पश्चिमी नया जो है, तो जो ये सुपिया नदी है उसके पश्चिमी तट के ऊपर तकरीबन मान लीजिए कितना होगा, जैसे जहां पर मान लीजिए 2 पल के लिए कि जहां पर ये गुफा है, इस गुफा से नदी की दूरी अगर कहें तो कम से कम वो 200 मीटर की दूरी पर ये नदी स्थित है। अब 200 मीटर कितना होता है सोच लीजिए, 200 मीटर दूरी पर ये स्थित है। ये कौन, ये नदी, इसके ऊपर ये स्थित है, याद रखिएगा। नीचे इससे नीचे साम्य और मध्य में कलाई और लोही और ऊपरी भाग में श्वेत रंग का प्रयोग किया गया। देखिए जो नीचे वाला जो क्षेत्र, इसमें 3 कलर प्रयोग किए गए हैं, याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी गुफा है जहां पर 3 रंगों का प्रयोग किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए वो लाखों गुफा है। तो यहाँ पर 3 क्या है, पहले सबसे जो नीचे वाला है श्याम, मतलब हल्का सा नीले रंग का, इसमें टोन हल्का देखने को मिलता है, पूरा नीला नहीं कह सकते हम इसको, तो वो मिलता है। अगर हम नीले की बात करें तो हमने कहा तो वहां आपके हुंडली गांव में प्राप्त हुए थे, तो यहाँ पर बेसिकली हल्का सा उसमें थिकनेस रहती है नीले की, ठीक है। और अगर हम बात करें श्याम रंग जिसे कहते हैं, ठीक है, और उसकी बात करके मध्य में कथाई लोहित, और ये कहते हैं कथाई मतलब कि ना उसको तुम गेरुआ कह सकते हो ना उसको तुम लाल कह सकते हो, उसका बीच का जो रहता है तो वो वाला है। समझ में आ रहा है कि अगर हम मान लीजिए आग, अगर देखोगे, अगर मान लीजिए कोई आपने चीड़ का वृक्ष, जैसे चीड़ का वो ठीठा देखा है, ठीठा आप लोगों ने ठीठा देखा है, किसने ठीठा देखा है, जो पाइन के जो ठीठा होता है, जो ठीठे का जो कलर होता है ना, बेसिकली आपको समझाने का, जो ठीठे का जो कलर होता है उसे कथाई कलर कहा जाता है, तो वो कलर उसमें देखने को मिलता है। और जो ऊपरी भाग में इस के जो चित्र बने हैं बेसिकली ये, तो उसके ऊपरी भाग में जो चित्र बने हैं, तो उसमें जो ऊपरी भाग में श्वेत रंग के बने हैं। थोड़ा सा मैं उसको चित्र दिखाना चाहूंगा, मैं उसको ओपन कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ये है आपके लाखों उडियार गुफा है, यही लाखों उडियार जिसे लाखों गुफा के नाम से जाने जाता है, तो ये गुफा है। आप बहुत से लोग कहेंगे ये गुफा तो नहीं है, मगर इसके गोरखिया उडियार कहा गया है, ठीक है। कंदराएं अलग होती हैं, गुफाएं अलग होती हैं, उडियार अलग होते हैं, थोड़ा सा इसमें अंतर देख ली। अब देखिए उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा जनपद है, अल्मोड़ा जनपद में ये स्थित है। अब ये देखिए ये जो बाहर को निकला है ना, ये शेषनाग की भांति ये बाहर को निकला है, ये देखिए ये बाहर को निकला हुआ बहुत बड़ा एक पत्थर है, ये पत्थर बहुत बाहर को निकला है। तो इसके नीचे ये वाला जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, इसके नीचे इसी छोटी सी इसी जगह पे नीचे नदी बहती है जिसे सुपिया नदी का है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर बेसिकली जो आदि मानव थे उनको एक छत के तौर पे ये प्राप्त थी। यहाँ पर वो रहा खड़े आज तो ये यहाँ पर ये एंगल लगा दिए हैं, ये लगा दिया, ये तो एकदम सपाट था, इसलिए यहाँ पर ये इसलिए रहते थे कि जैसे बरसात होगी तो बरसात से बचने के लिए यहाँ पर ये लोग रहा करते थे, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ। सर इसमें जानवर कहाँ से यहाँ पर कोई ये वैसे रुकते होंगे, मगर इसमें अभी तो ये ऐसा बना दिया है कि यहाँ पर चलने लायक, अगर यहाँ पर खड़े होने लायक बनाया, पहले ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर बड़े मुश्किलों से खड़ा हुआ जा सकता है, ठीक है। अब मैं दूसरी पिक दिखा रहा हूँ आपको, है सर ये
उस समय ना जंगली जानवर जो होते हैं, उस समय ना जंगली जानवर जो होते हैं यहाँ पर बरसात से बचने के लिए तब नहीं नहीं, ये कूद क्या उड्यार करते हैं ऐसा हम लोग वाला यार के। नहीं है कि यहाँ पर जंगली जानवर आके खड़े हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक आप पीठ सटा के खड़े हो सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो पुरातात्विक लोगों ने क्या करा, यहाँ पर थोड़ा सा एंगल लगा दिए हैं और थोड़ा सा जाने का वो रास्ता बना दिया है। तो जैसे कोई, जैसे बंदर अंदर होंगे तो वो रह सकते थे, जैसे कोई बाघ है वो रह सकता था। चार पैर वाला जानवर तो जो जैसे हाँ ये जैसे हम कहते हैं भैंस घोड़ा, ये वाले जानवर यहाँ पर नहीं रह सकते थे। ठीक है, अब थोड़ा सा खुलने में टाइम ले रहा है तो इसको मैं अभी आपको दिखाना चाह रहा था, एक मिनट और दो। तो ये शेष ना फिर बगौर बकौल की रह सकता हूँ, यह अगर कोने या शेष नागव जो फन होना है वो निशेष शेष नागव फन के रूप में की अगर जाननी। ठीक जो ये देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, खुल जा भाई जल्दी से। ये देखिए ये क्या है, देखिए ये जो ये आप ये यहाँ पर ये नदी देख पा रहे होगे ना, ये नदी देख देख पा रहे हो आप। इस नदी पर, ये नदी क्या है, सुप्यान नदी रूप में है, ये सुप्यान नदी है। ये जो ये यहाँ पे जो गाड़ियां दिख रही है ना, जो पिथौरागढ़ वाला, ये क्या है आपका राजमार्ग है, इसके जस्ट यहाँ पर इस साइड को ये स्थित है। और देखिए वहां जाने के लिए पहले ये कुछ ऐसी चीजें ये बना दी गई हैं सरकार ने, इसका मगर संरक्षण बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार से कुछ चीजें बना दी जो लोग जा पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो गेरुए रंग के देखिए, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर जो ये एक मानव श्रृंखला बनी हुई है। तो यहाँ पर ये प्रागैतिहासिक शैल चित्र ये प्राप्त हुए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लहरदार रेखाओं का भी कहीं ना कहीं अंकन किया गया है। लहरदार रेखाएं यहाँ पर उसमें ये बनाई गई थी। ठीक है, इस प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। ये देखो ये वाले जो चित्र हैं, इस प्रकार से चित्र बनाए गए। यहाँ पर ये रॉक दिखाई दे रही होगी, इस प्रकार से चित्र बनाए गए हैं। ये देखो यहाँ पर ये देख पा रहे होगे, ये तमाम इस प्रकार से चित्र यहाँ पर मिले हैं। मगर जो ये लोग ये जाते हैं ना, यहाँ पर अपने नाम हम खुदा के, ये इन्होंने पूरा ये क्षतिग्रस्त कर दिया। देखो ये यहाँ पर ये जो ये शैल चित्र देख पा रहे हो, इनके नाम, इनकी जगहों पर उन्होंने अपने नाम में ये खोद दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये चित्र कहीं ना कहीं बर्बाद करके रख दिए गए हैं हमारे जो लोग जो जाते हैं यहाँ पर, तो इन्होंने बर्बाद कर दिए। तो अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये कह रहा है कि सुप्या नदी के तट पर है, ये 3 रंगों का प्रयोग किया गया है, मनुष्य श्रृंखला बनाई गई है। देखिए मैंने आपको मनुष्य श्रृंखला दिखाई थी ना, ये दिखाई थी, एक मनुष्य श्रृंखला और एक लंबा पशु और एक बहुपदी ये छिपकली सी आकृति हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और मैंने लहरदार रेखाओं की चर्चा करी थी, यहाँ पर देखिए लहरदार रेखाएं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। लहर मतलब एक क्रम में, देखो अब अभी आपको मैं लहरदार रेखाएं दिखाता हूँ। क्या कहा, लहरदार रेखाएं तो कम दिखाई दे रही हैं यहाँ से, अभी दिखा रहा हूँ, कम दिखाई दे रही हैं यहाँ से। ये देखिए ये जो समूह में ये यहाँ पर अभी इधर आ जाएगा तो ठीक है। ये देखो ये एक यहाँ पर आप देख पा रहे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 महिलाओं का यहाँ पर क्या है समूह है। और लहरदार रेखाएं अभी और दिखाता हूँ, ये 7 दी दिखा, ये इस प्रकार से यहाँ पे ज्यामितीय आकृतियों भी बनाई गई। यहाँ पर ये ज्यामितीय आकृतियां देख पा रहे हो, ये यहाँ पर ये ज्यामितीय आकृतियां बनाई गई हैं, ऊपर बनाई गई हैं। ये देखिए ये दिख रहा होगा ना, अब थोड़ा दिख रहा है। ये देखो ये ज्यामितीय आकृतियां बनाई गई, आड़ी तिरछी ये रेखाएं बनाई गई हैं, ऊपर बनाई गई हैं। और अब आपको लहरदार रेखाएं दिखाता हूँ, आप कहते ये देखो यहाँ पर एक चर्चा आई थी कि यहाँ पर एक ये जानवर का जो चित्र बनाया गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक लंबा पशु और एक बहुपदी छिपकली सी आकृति यहाँ पर मिलती है। अब यहाँ पर ये देख पा रहे होगे आप, तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये पशु बनाया गया है, ऊपर एक छिपकली जैसी आकृति यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब लहरदार रेखाएं आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, थोड़ा लहरदार रेखा भी देख लीजिए। जी सर, उस समय ये कलर का आविष्कार हो गया होगा। जी सर, उस समय ये कलर का आविष्कार हो गया होगा। किस कलर से किए हैं ये? बिल्कुल, ये देखिए ये देख रहे हो लहरदार रेखाएं, ये जी अभी दिखाई, ये लहरदार रेखा ये है। और इसके ऊपर एक ये यहाँ पर जहाँ पर मेरा कर्सर जा रहा है, तो ये वाला जो जानवर है, ये जानवर है, ऐसा फील होता है कि ये सुअर है, सुअर का ये चित्र बनाया है।
तो ये इस प्रकार से उस टाइम पे ये चित्र बनाया करते थे। देखिए एक यहाँ पर आया था कि मानव श्रृंखलाएं यहाँ पर बनाई गई है। मानव श्रृंखला दिखा देता हूँ, ये देख पा रहे हो, मानव श्रृंखला देख रहे हो, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके मानव श्रृंखलाएं अनंत, इसमें बहुत ढेर सारे ये श्रृंखलाएं इसमें बनाई गई हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो ये बेसिकली है, ये क्या है आपकी, ये गोरखिया उडियार जिसे हम लाखों गुफा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये इस टाइप से प्राप्त हुए हैं। और बेसिकली अगर आप देखें तो ये गुफा आज कहीं ना कहीं ये संकट के दंश को झेल रही है। तो कहीं ना कहीं इसका संरक्षण ना किए जाने की वजह से ये गुफा आज, ये जो हमारे शैल चित्र हैं, ये कहीं ना कहीं खत्म होते हुए जा रहे हैं। देखिए यहाँ लहरदार रेखाएं ए बिंदु समूह में ज्यामिति चित्र यहाँ बने हैं। शैलीगत आधार पर कुछ विद्वान इन शैली चित्रों में भीमबेटका के जो शैल चित्र के समान मानते हैं। जो भीमबेटका से जो शैल चित्र प्राप्त हुए थे, जो हमारे जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि यार ये प्रागैतिहासिक काल में, जैसे कहीं मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, जैसे आपके बाघ गुफाएं हैं अजंता में की है, अगर हम कहें संतवासला की गुफाएं की बात करें, बहुत ढेर सारी सी गुफाएं हैं। इन गुफाओं के समान बेसिकली कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोरखिया उडियार की गुफाएं किस गुफा के समान शैल चित्रों के समान मानी जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है भीमबेटका गुफा के शैल चित्रों के समान जो चित्र उत्तराखंड में जो जिस गुफा में प्राप्त होते हैं वो लाखों उडियार के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, लाखों उडियार पर ही हम अपना टॉपिक खत्म करेंगे। यहाँ देखिए ये कहता है कि लाखों उडियार की खोज के पश्चात सुपिया नदी इस क्षेत्र में जो फड़का नौला, ये है जो लाखों उडियार है ना, जो ये अम्मी ने अभी आपको ये जो दिखाया था, जो ये क्षेत्र है, इसी क्षेत्र से लगा हुआ, जैसे ये क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा होगा, इसी क्षेत्र से कुछ ही दूरी में जो ये क्षेत्र दिख रहा है, इसी क्षेत्र से कुछ 2-3 किलोमीटर की दूरी पर अगर मैं बात करूं तो फड़का नौला या लेथाप, पेटसाल, कसार देवी, पश्चिमी रामगंगा और ये घाटी में मसूर उडियार आपको देखने को मिलते हैं। महरू उडियार कहते हैं उसको, महरू उडियार भी यहाँ पर चित्र देखने को मिलते, बहुत ढेर सारे इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने समूह में ये लोग रहते होंगे। और गढ़वाल की अगर बात करें, गढ़वाल हिमालय में जो अलकनंदा घाटी में स्थित है, डुंगरी और पिंडर घाटी में भी किमनी नामक स्थान से भी क्या है शैल चित्र हमें प्राप्त हुए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डुंगरी और पिंडर घाटी में कौन सी शैल चित्र, किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त होता है? किमनी नामक गांव है तो वहां पर ये शैल चित्र प्राप्त है। डुंगरी स्थित जो गोरखिया उडियार है वहां पर जो शैल चित्र मुख्य रूप में जो वहां का जो विषय रहा है, वहाँ जो ये विषय रहा है, यहाँ पशु चारक संस्कृति हमें देखो पशुओं को चराते हुए देखने में, इनमें लोही रंग के जो मैंने आपको पाइन के वृक्ष का जो फल होता है उसके आधार पर मैंने चित्र बनाए। तो यहाँ पर जो ये लोथी रंग के जो चित्र बने हैं, जो आपको गोरखिया उडियार की अगर बात करें तो यहाँ पर 33 मानव चित्र मिले हैं, 8 पशुओं के चित्र मिले हैं। और जो लाखों उडियार और पेटसाल से जो प्राप्त जो चित्र है, उस शैली अगर उस चित्रों की तुलना करें तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से भिन्नता ये रही है। तो यहाँ जो चित्र जो खोजे गए थे उस समय जो यशोधर मठपाल महोदय द्वारा ने क्या करा था, पाषाण काल से ही प्राचीन होने का यहाँ पर संबंध कि ये कहा गया था यशोधर मठपाल ने कि जो किमनी गांव है यहाँ पर जो शैल चित्र मिले हैं तो कहीं ना कहीं वो शैल चित्र भी जैसे पेड़साल में जो मिले हैं, जो गोरखिया उडियार में मिले हैं, तो उसी के समान ये शैल चित्र हैं। तो ये यशोधर मठपाल द्वारा कहा गया। जो कल का अब हम जो आगे जो देखेंगे तो अध ऐतिहासिक काल को देखेंगे। इतना तो मुझे लगता है आप लोगों के समझ में आ गया।